सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स करे थे। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं उस चैप्टर को, और अपना आज का टॉपिक रहने वाला है इम्यूनिटी पे करेंगे, ठीक है। और फिर कैंसर बढ़ेंगे, तो इम्यूनिटी और कैंसर इस वीडियो में कवर हो जाएगा। सो इम्यूनिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है कि हम किसी भी टाइप के डिजीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकें, ठीक है। वो अपना इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो रही है कि कितना स्ट्रॉन्ग किसी का वीक रहता है, ठीक है। कोविड में हमने देखा था। इम्यूनिटी में आता है अपने पास इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो, इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है ना जो कि बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहता है, अपने को बर्थ के टाइम से ही हमें मिल जाता है इम्यूनिटी, दैट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। प्रेजेंट बाय बर्थ, इनबॉर्न इम्यूनिटी। और देखो, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सबके साथ ना सेम बिहेवियर रखते हैं, भले कोई अच्छा हो बुरा हो, सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, तो दैट इज़ लाइक इन्नेट इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक रिएक्ट्स इन अ सिमिलर वे टू ऑल डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, सबको सिमिलरली सब रिएक्ट करता है, ठीक है। और इसके पास कोई मेमोरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब ये अपने एनिमी को ना याद नहीं रखता। एक बारी कोई आया, इसको पीट के चला गया, दोबारा वही इंसान आएगा, मारेगा, और इसको पता भी नहीं चलेगा, मतलब इसका नो मेमोरी सेल, ठीक है। डज नॉट रिमेंबर द एनकाउंटर विथ पैथोजन फ्रॉम प्रीवियस टाइम। तो ये जो एनकाउंटर है पहले वाले, तो मैंने बता दिया कि अपने दुश्मनों की शक्ल जो है भूल जाता है ये। एक्वायर्ड मतलब गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पैदा होने के बाद से हमें ये मिलता है। और अडेप्टिव इम्यूनिटी है जो कि हमने अडेप्ट करा है विद एनवायरनमेंट, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक होता है, ओके। अपने पास इन्नेट इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ते हुए देखेंगे तो हमें दिखता है कि देखो इसमें क्या होता है। फिजिकल बैरियर आएगा, ठीक है। इसमें ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। मान लो जब मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है। तो मेरी लड़ाई हो गई तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेरी फैमिली में, सबसे पहले मेरे सिबलिंग्स को पता चलेगी, मेरी दीदी को, तो दैट विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएंगे मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, ठीक है। वैसे ही अपने पास तो मतलब ऐसा होता है कि सबसे पहले में कुछ भी कहीं हो गया, रक्षा करने वाली दीदी होती है, भैया होते हैं, बड़े भैया बड़ी दीदी, है ना। तो वो अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाते हैं। फिर दूसरे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें 4 कैटेगरीज आता है इन्नेट इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड में तुमने जो है ना, उसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा। फर्स्ट और सेकंड इन्नेट में आता है, थर्ड वाला एक्वायर्ड में, वो मैंने शो कर दिया। अब इन्नेट में जो फिजिकल बैरियर सबसे पहला है, वो फिजिकल बैरियर आ जाएगा, जिसमें अपने पास सबसे पहला हो जाता है स्किन, ठीक है। अब देखो, कुछ भी हो, बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो, कहीं पे एनवायरनमेंट कैसा हो, ठंडा गर्म जो भी हो, सबसे पहले हमारे स्किन पे हमें लगती है, तो ही तो हमें चीज़ें फील होती है, राइट। दैट इज़ द फिजिकल बैरियर। देखो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब बात कर रहे हैं तो म्यूकस कोटिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलेगा, और ये प्रिवेंट करेगा फिजिकल एंट्री ऑफ डिजीजेस कॉजिंग एजेंट्स, है ना। म्यूकस के थ्रू भी तो अपने माउथ या नोज़ के या फिर ईयर के थ्रू ये सब चीज़ें एंटर करती है, कोई भी फिजिकल चीज़ें जो है, दैट इज़ द मीन्स जहाँ से एंट्री होगी, राइट। या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज़ के थ्रू, ठीक है। तीसरा आता है अपने पास फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे कि अंदर की चीज़ें, बॉडी के अंदर की बात हो गई, जैसे HCl इन स्टमक हो गया, है ना, या फिर लाइसोजाइम हो गया जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अपने टीयर्स में और सलाइवा में प्रेजेंट है, ठीक है। सिक्रीशंस हो जाएगा प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, और अपने ईयर वैक्स की बात होगी तो इन ईयर में। देखो फिजिकल वाला जो था ना, वो मैं ये समझा रही थी कि मतलब जो चीज़ें मतलब अपने बॉडी के थ्रू हम इन एंड आउट हो रहा है, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का भी हो गया, है ना। म्यूकस कोटिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन की बात होगी, रेस्पिरेटरी की बात होगी, वो चीज़ें बताया मैंने। फिजियोलॉजिकल में अपने ईयर वैक्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर सलाइवा, टीयर्स, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएंगी। और आएगा अपने पास सेल्यूलर बैरियर। तो देखो सेल्यूलर बैरियर में क्या होता है ना कि इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, तुम्हें पता है ये सारी टाइप ऑफ WBC है। और न्यूट्रोफिल को ही ऑल्सो नॉन एज द PMNL बोलते हैं, ठीक है। PMNL क्या हो जाएगा अपने पास, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल तीनों फैगोसाइटिक होता है, जो कि क्या करेगा, एनगल्फ करेगा। फैगोसाइटिक मतलब किसी चीज़ को स्वॉलो कर लेता है ना, एनगल्फ कर लेता है, तो ये तीनों फैगोसाइटिक होता है।
और फिर अपने बात करें अगर एनके सेल की, तो नेचुरल किलर सेल है, ये नॉन फैगोसाइटिक होता है और इट इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, टारगेट करता है ट्यूमर सेल्स को। ठीक है, तो ये इसमें था। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा टॉपिक विल बी साइटोकिन बैरियर। तो साइटोकिन बैरियर क्या है? ये कुछ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे सेल्स जो कि जिनको मतलब इन्फेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो जब कोई सेल ऐसा कोई सेल है जो इन्फेक्टेड हो गया है, तो वो क्या करता है पता है? वो प्रोड्यूस करता है एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स विच इज़ कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स। अब पता है, देखो मान लो कोई घर है, किसी घर में आग लग गई। ठीक है, आई जस्ट होप ऐसा ना हो, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि मान लो कोई ऐसा घर है, कहीं पे आग लग गई, तो ऐसा होता है कि वो आस पड़ोस के लोग भी निकलते हैं और बाकी लोगों को भी अवेयर करते हैं कि यहाँ से हट जाओ, बाहर निकल जाओ, यहाँ पे ऐसा सीन हो गया है, तो यहाँ भी हो सकता है। तो सिमिलरली इंटरफेरोन्स का मतलब इनका है, साइटोकिन बैरियर का, कि कुछ वायरली इन्फेक्टेड सेल से ही प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरोन्स। और ये पता है क्या करते हैं? ये अपने नेबरिंग सेल्स को जाकर जो नॉन इन्फेक्टेड है उनको भी बताते हैं कि मतलब वो भी बच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे वाला सीन है। तो टू प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें एक वायरल इन्फेक्टेड सेल दिख रहा है जिसके अंदर में अपने पास क्या है? आरएनए डीएनए वायरल प्रोटीन है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड सेल जो है ना प्रोड्यूस करता है, स्टार्ट टू प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड एज इंटरफेरोन्स बनाएगा। अब ये क्या करेगा? गाइड करेगा जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है ना, उनको गाइड करेगा टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ताकि वो भी खुद की प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, मतलब कैसे, किसके थ्रू? क्या करते हैं ना कि एक टाइप ऑफ वो बनाते हैं, टीआईपी बनाते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटरी इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाते हैं, जिससे तो नॉन इन्फेक्टेड वाले ऐसा चलता है। ठीक है, और एक्वायर्ड, अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है डेट विल बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो टिप का मैंने लिख दिया, टिप वाला जो है ना वो मतलब एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन नहीं करा है, ट्रांसलेटरी इनहिबिटिंग प्रोटीन, आई डोंट थिंक सो मेंशन करा है। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट राइट इट। मेरे को पता था तो मैंने इसलिए लिखवा दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड क्या है? जो कि हमें लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करी है। ठीक है, ये बॉर्न टाइम से हम पे नहीं था, हमने एक्वायर करी है। ठीक है, गेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये हाईली स्पेसिफिक होता है विथ मेमोरी। सबसे अच्छी बात है इसके पास मेमोरी सेल्स होता है, मतलब ये अपने जो एनिमीज़ का एनकाउंटर करता है ना, तो उनको याद रखता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है। इनेट वाला सबको इक्वली ट्रीट कर रहा था, कोई अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, बट एक्वायर्ड वाला ऐसा नहीं करता है, उसको पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। एंड आई सजेस्ट कि सबको ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो इनके पास मेमोरी सेल्स होता है। ठीक है, एक्वायर्ड वाले में अपने पास आ जाएगा हार्मोनल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हार्मोनल इम्यूनिटी में क्या होता है? सबसे पहले इसको हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम सेल मीडिएटेड पढ़ेंगे। तो देखो, हार्मोनल इम्यूनिटी में अपने पास बी सेल इन्वॉल्व होता है, बीटा सेल इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे फ्लूइड जो है ना डेट इज़ ब्लड। ठीक है, सेल मीडिएटेड में अपने पास टी सेल्स विल बी इन्वॉल्व्ड, और यहाँ पे प्लाज्मा, मतलब नॉट प्लाज्मा, सिर्फ टी सेल्स विल बी इन्वॉल्व्ड। ये प्लाज्मा बी सेल मैंने पहले लिख दिया, बट द थिंग इज़ ना कि हम हार्मोनल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हार्मोनल इम्यूनिटी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक एंटीबॉडी बनाया। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले एक एंटीबॉडी बनेगा, वो एंटीबॉडी के बाहर निकले रहता है अपने पास जो तुमने वो नॉर्मली जैसे वायरस भी था, तो ये तुमने देखा था ना, अलग अलग सबके क्राउन वाले शेप मतलब लगे रहते हैं। तो डेट इज़ अ पार्ट ना जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है। अब देखो, कोई एंटीजन, उसको पता है वो हर किसी के साथ एंटीजन, हर किसी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं कर सकता, जो जिसके साथ मैच करेगा वो उसके साथ ही बाइंड करेगा। अगर ऐसे स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर वाले के साथ बाइंड करेगा, ट्राइंगल शेप है तो ट्राइंगल वाले का, सर्कल है तो सर्कल वाले के साथ। तो डैट इज़ द वे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ भी बाइंड कर ले। तो एंटीबॉडी अपना बीटा सेल मैंने बनाया है यहाँ पर। तो एंटीबॉडी क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन, यहाँ पे हमने देख रहे हैं। अब इसका क्या होगा कि यहाँ पे एक एंटीजन आके बाइंड करता है। अब ये ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, एक अपने पास हो जाएगा प्लाज्मा बी सेल में या फिर एफेक्टर बी सेल, और दूसरा हो जाएगा मेमोरी बी सेल। देखो, एफेक्टर वाले में क्या होता है ना कि जब एंटीबॉडी ना मतलब एंटीजन के साथ ऐसे जब मिलता है, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी है ना मतलब प्लाज्मा बी सेल जो है बहुत सारे एंटीबॉडी बनाने लगता है, इसको सिग्नल मिल जाता है, और प्लाज्मा बी सेल बहुत सारे एंटीबॉडी सिक्रीट करने लगता है लगातार। ठीक है, तो अपॉन एनकाउंटर विद एंटीजन तो बीटा सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट कर देता है इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल। तो यही मैंने बोला कि जब ये
एंटीबॉडी, ठीक है, एनकाउंटर करता है विद द एंटीजन, तो क्या होता है कि सबसे पहले अपने पास 2 फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाता है, प्लाज्मा बी सेल, मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल वाला क्या करता है, इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, क्योंकि भाई वापस अगर सेम एनिमी आता है तो तुम्हें उसकी शक्ल याद होनी चाहिए ना वापस इनकाउंटर करने के लिए, और उसके लिए तुम्हें कम एनर्जी भी लगेगी, भाई ऐसा भी है। तो बॉडी इनकाउंटर सेम पैथोजन नेक्स्ट टाइम, देन मेमोरी सेल्स विल वर्क, उसको याद रहेगा कि हाँ पिछले टाइम मैंने इसके साथ डील करा था, तो आई रिमेंबर हिम, ऐसा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहला इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, देखो अपना बॉडी जो है ना, जब भी किसी पैथोजन का एनकाउंटर करता है पहली बार बिल्कुल, इट टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्स। भाई उसको टाइम लगेगा ना, क्योंकि पहले वो देखेगा कि अरे ये तो मेरे फैमिली मेम्बर का हिस्सा नहीं है ना, कोई अननोन है, तो वो टाइम लेगा समझने के लिए, जानने के लिए। पहले नॉर्मली तुम्हारे घर पे कोई आएगा तो, और स्ट्रेंजर है तो ऑफ कोर्स तुम पहले जानोगे, पूछोगे, है ना, डिटेल्स निकालोगे, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्यों आए हो, राइट। तो सिमिलरली इसमें क्या होता है कि पहली बार में जब भी कोई इनकाउंटर करता है तो उसको टाइम लगता है भाई, डिफ्रेंशिएट करने में इसको टाइम लगता है कि कौन से इसके है, कौन पराये से है, ठीक है। स्लो रिस्पॉन्स इसका लो इंटेंसिटी का होता है, लेकिन अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, जिसको हमने एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, व्हेन बॉडी एनकाउंटर्स द सेम पैथोजन फॉर द सेकेंड टाइम, तो रिस्पॉन्स इज फास्टर। अब क्या है कि तुम्हें याद हो गया है कि हाँ ये वही है जो पिछली बार आया था मुझे परेशान करने के लिए, तो तुम फटाफट से उसको रिस्पॉन्ड करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि व्हाट टू डू, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि तुम्हारे में मेमोरी सेल्स ऑलरेडी तुम्हें स्टोर्ड थी, जिसकी वजह से तुम्हें याद हो गया कि हाँ ये तो मेरा वही वाला दुश्मन है, राइट। सिमिलरली इसमें होता है एनकाउंटर द सेम पैथोजन फॉर द सेकेंड टाइम, रिस्पॉन्स इज फास्टर एज मेमोरी सेल्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड फ्रॉम प्रीवियस एनकाउंटर। लास्ट टाइम से तुम्हें ऑलरेडी याद रहता है कि ये वही बंदा वापस से आया है, तो इस टाइम पे तुम्हारा रिस्पांस ज़्यादा फास्ट होगा, फटाफट से पुलिस को कॉल करोगे या फिर खुद ही मारपीट करोगे, भगा दोगे, कुछ भी कर लोगे, है ना, डैट इज़ द केस। तो ऐसा होने वाला। अब नेक्स्ट हम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडी है क्या, देखो एंटीबॉडी जो होता है ना, दे आर स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। मैंने बताया था कि किसी के साथ भी नहीं चले जाते, ये स्पेसिफिक है, इनको पता है कि जो अपना रिलेटिव है उसके साथ ही, मतलब मान लो जाएगा तो जाएगा। अगर कोई बच्चा आता है अनजाने और उसको कोई बड़ा जो है लेकर जा रहा है, तो उसको जैसे होता है ना कि पहचानेगा कि मेरे फैमिली मेम्बर है कि नहीं। सिमिलरली अगर ट्राइंगल वाला एंटीबॉडी है, ट्राइंगल वाले के साथ ही एंटीजन बाइंड करेगा, है ना, तो दे आर एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन टाइप ऑफ सिक्रेटेड बाय बी प्लाज्मा, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं इनके। अभी मैं डायग्राम यहाँ पे शो करूँगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और वाई शेप्ड का होता है, ठीक है। अब जो ईच एंटीबॉडी है ना, तो ईच एंटीबॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H2L2। इसका क्या मतलब है, H2 का मतलब 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, ठीक है। जो हैवी चेन है ना, तो ईच वेइंग 50 किलो डाल्टन, KDA लिख दिया जो किलो डाल्टन है, तो हैवी चेन वाले 50 किलो डाल्टन है, और लाइट चेन जो है डेट इज़ 25 किलो डाल्टन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम जो वाई शेप्ड अपना एंटीबॉडी है वो उसको बनाएंगे और हम देखेंगे पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑलराइट, अपना ये जो एंटीबॉडी है वो कैसा होने वाला है, वाई शेप्ड रहता है, ठीक है। और ये सारे ना यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं आपस में। ये हैवी चेन है और लाइट चेन है, बताया था मैंने। ऊपर वाला पार्ट जो है उसको लाइट चेन बोलते हैं, नीचे वाला इज़ द हैवी चेन, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना N टर्मिनल बोलते हैं, नीचे वाला C टर्मिनल रहता है, ठीक है। नीचे वाला कांस्टेंट रहता है, ऊपर वाला चेंज होते रहता है, बिकॉज वी डोंट नो ना कि कब कौन सा एंटीजन किस एंटीबॉडी से जुड़ेगा, तो इसीलिए सबका स्ट्रक्चर शेप अलग अलग होता है ना, इसीलिए वेरिएबल है ऊपर वाला, ठीक है। और बाकी यही है, कर लेना, तुम्हें से भी दिख रहा है वहाँ पर। और फिर अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ क्या क्या एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। तो देखो इसको ना याद करने का एक ट्रिक है, डैट इज़ गेम्ड। गेम्स तो सब खेलते हैं, गेम्ड, ठीक है, डैट इज़ द ट्रिक। क्या क्या एंटीबॉडी से याद करने का तरीका, G फॉर IgG, A फॉर IgA, M फॉर IgM, E फॉर IgE जो कि एलर्जी के लिए, और D फॉर IgD। डी वाला बहुत लीस्ट है, मतलब उतना ज़रूरत भी नहीं हो पढ़ने के लिए, बट फिर भी ट्रिक में सारा तुम्हारा आ गया तो यू कैन रिमेंबर इट, राइट। तो कमिंग टू सबसे पहला अपना जो एंटीबॉडी है डेट इज़ IgG, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये मैक्सिमम इन अमाउंट होता है अराउंड 80%, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना, बिकॉज़ ये हमें तब मिलता है जब
प्लेसेंटा जो है, ठीक है, जब हम प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं ना तभी हमें मिलता है, बिकॉज क्रॉसिस प्लेसेंटा बैरियर। जो फीटस है बच्चे मम्मी से जुड़ा हुआ है किसकी हेल्प से, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसके बाद से अपने पास प्लेसेंटा है, ठीक है। तो भाई उसके थ्रू ही जब सेपरेशन होता है बेबी का मम्मी से, तभी हमें आईजीजी एंटीबॉडी मिलता है मम्मी से, ठीक है। 2 मोनोमर होते हैं, 2 पैराटोप, मतलब सॉरी मोनोमर होता है मतलब 2 पैराटोप होते हैं, ठीक है। आईजीए है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट इन सिक्रीशंस लाइक ये सलाइवा में प्रेजेंट है, म्यूकस में, कोलोस्ट्रॉम में प्रेजेंट होता है, मदर का जो मिल्क होता है, ठीक है, फर्स्ट मिल्क कोलोस्ट्रॉम उसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो मिल्क हमें मम्मी से मिलता है कोलोस्ट्रॉम, तो उस टाइम पे हमें आईजीए एंटीबॉडी मम्मी से मिलती है, ठीक है। ये डाइमर होता है, 2 ऊपर नीचे रहता है, 4 पैराटोप है। आईजीएम भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिक्रेटेड इन हाई एंड कब मिलता है हमें, ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। हैवीएस्ट वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीएम, याद रखना। इसमें 10 पैराटोप होते हैं भाई, और लास्ट में अपने पास आईजीई आता है, जो कि ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये जो है ना, जैसे हमें कोई एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होता है ना, तब आईजीई ही है हमारे अंदर जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तब हमें, तो यही वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है। इट इज़ अ मोनोमर, लेस देन 1% है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। अब अपने पास अगला आएगा, ठीक है, सेल मेडिएटेड हेल्पर सेल्स बोलते हैं, टीसी हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या फिर इसको हम किलर सेल्स भी बोलते हैं। और फिर अपने पास टीएस होता है, टीएस सप्रेसर सेल या फिर टी सेल्स, ठीक है, सप्रेसर टी सेल्स, और एक मेमोरी टी सेल्स हो जाएगा। देखो मेमोरी टी सेल्स तो तुम्हें ऑलरेडी पहले मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। मेमोरी टी सेल्स क्या है, जो कि स्टोर्ड रहते हैं हमारी बॉडी में फॉर फ्यूचर के लिए, क्योंकि मेमोरी बना रहेगा तो हमें याद रहेगा, तो फ्यूचर में अपकमिंग अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मेमोरी टी सेल्स रहते हैं जिसको याद रहता है, सब याद रखते हैं, ठीक है। दूसरा आता है टीएस सप्रेसर टी सेल्स, ये सप्रेस करता है, किसको पता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और हेल्पर टी सेल्स को। इन दोनों को सप्रेस करने का काम कौन सा है, सप्रेसर टी सेल का काम है, ठीक है। रेगुलेट करेगा एक्टिविटी के लिए, उसके लिए उसको सप्रेस करता है। टीसी की बात करें तो दे हैव द पोटेंशियल टू डायरेक्टली किल पैथोजन। साइटोटॉक्सिक मतलब किलर सेल्स भी बोला है, नाम में ही है, इसके पास इतना पोटेंशियल है कि डायरेक्टली किल कर सकता है पैथोजन को, ठीक है। टीएच आता है इससे हेल्पर सेल्स। These cells secretes chemical which signals both B cells to differentiate and T cells to perform. ये दोनों को सिग्नल करता है, एक तो पहले B सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहले बार हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा ना, B सेल डिफ्रेंशिएट करता है प्लाज्मा B सेल्स में, मेमोरी सेल्स में, तो ये कौन कर रहा है, हेल्पर T सेल्स कर रहा है। और दूसरा अपने पास क्या है, T सेल्स को परफॉर्म करने के लिए, TC सेल्स को, डेट इज़ द किलर सेल्स को परफॉर्म करने के लिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है अपने पास ग्राफ्ट रिजेक्शन। मान लो हॉस्पिटल में कोई है, किसी का ऑर्गेन ख़राब हो गया या फिर किसी को ऑर्गेन की ज़रूरत है, किसी को खून की ज़रूरत है, ऑर्गेन की बात करेंगे खैर, तो भाई हम ऐसे कैसे किसी का भी किडनी किसी में भी मैच कर नहीं कर सकते, किसी का कोई ऑर्गेन किसी में नहीं डाल सकते, हमें प्रॉपर टेस्ट करनी पड़ती है। एक तो ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन जब करना होता है तो ब्लड टेस्ट करते हैं, और एक टिश्यू मैचिंग टेस्ट करते हैं। टिश्यू मैचिंग में टिश्यू भी मैच करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए तो एक अपने पास ब्लड ग्रुप मैचिंग हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, टिश्यू मैचिंग, जिसको एमएचसी बोला गया। एमएचसी क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मैचिंग, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है कि हमें टिश्यू भी मैच करना पड़ता है, सिर्फ ब्लड मैच करने से ऐसा नहीं होता है कि ऑर्गेन को हमने किसी और को किसी और में डाल दिया, टिश्यू भी मैच करना चाहिए। मान लो ऐसा केस होता है कि ऑन सेल्स दिस आर द सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स की कॉल्ड इज एमएचसी, ये तो 2 टाइप का, इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में पता ना चलिए, ओवरऑल मैं वो बता रही हूँ कि जब कोई ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना तो एमएचसी इज़ मैच्ड, ठीक है, हम मैच करते हैं। एंड इफ़ देर इज़ एनी लैग इन मैचिंग, मान लो वो टिश्यू दूसरे वाले पर्सन के टिश्यू से मैच नहीं करता है, तो उस टाइम पे पता है क्या है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब ऐसे केसेस में अगर ऐसा हो गया कि हमने किसी का टिश्यू मतलब किसी को ऑर्गेन किसी और में डाल दिया और टिश्यू मैच कर नहीं रहा था, तो उस केसेस में क्या होता है, इम्यूनो मतलब मान लो ऐसे ना कि क्या हो जाता है कि इम्यूनो सप्रेस देना पड़ता है पर्सन को, तो उसको कोर्टिसोल इज़ गिवन, ठीक है। तो कौन सा इम्यूनो सप्रेस दिया जाता है, डेट इज़ अ कोर्टिसोल इज़ गिवन टू सच पेशेंट्स, और फिर तब जाके जो है मतलब बॉडी जो है धीरे धीरे अडॉप्ट करता है अपने आप को कि हाँ मतलब दिस इज़ द थिंग, यू नो, क्योंकि टिश्यूज़ को भी पता है भाई कि कौन सा अपना फैमिली है, कौन सा कोई बाहर का आया है, तो रिजेक्ट करने लगते हैं वो ऑर्गेन को, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा एंटीजन पे, ठीक है।
एंटीजन कुछ नहीं है, वही जो एंटीबॉडी से मतलब वो पेयरिंग करता है, मैच, वही चीज़ है। तो देखो जो एंटीजन है ना, तो एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस है, हमें पता है। जो भी एंटीबॉडी होता है उसके बाहर में कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स, कुछ एपिटोप बन जाते हैं जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और क्या होता है कि वहीं से जिस टाइप का रहता है, जिसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसी टाइप का एंटीजन आके उसे कॉम्बाइन करेगा। सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है, इसमें क्या आप बताना। अब एक अपने पास आ जाता है, मतलब अब हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी होता है और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें ना, तो इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन बॉडी एक्टिवली सिंथेसाइजेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, ठीक है। जब भी कोई पैथोजन बॉडी में घुसता है ना, तो सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी जो ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। पता है वो क्या करता है? फटाफट से एक्टिवली सिंथेसाइज करने लगता है एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट, क्योंकि पैथोजन को मारना है भाई। ये टाइम लगाता है, टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्स, टाइम लगाता है लेकिन इफ़ेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन पैसिव क्या है कि पैसिव जो है ना, बॉडी पैसिवली काम करता है, रिसीव करता है एंटीबॉडी को। ये क्या करता है? फास्ट काम करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो कोई चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए करो, फटाफट करने से अच्छा है कि कोई चीज़ लॉन्ग टर्म करो लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। अब एक्टिव में भी दो टाइप का हो जाता है, नेचुरल एक्टिव और एक आर्टिफिशियल एक्टिव। तो देखो नेचुरल एक्टिव जो है ना, उसमें क्या होता है? व्हेन वी नेचुरली कम इन कॉन्टैक्ट विद डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, बॉडी सिंथेसाइज एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। मान लो नेचुरली तुमने किसी तरीके से किसी डिजीज़, किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आ गए, तो अपना बॉडी को ऑलरेडी पता है, वो नेचुरली उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाने लगेगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बॉडी को किसी टाइप का कोई सिग्नल कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है पहले से। लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या होता है ना, कि हमें वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है? वीक पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना बॉडी जो है ना, उसके अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बनाता ही नहीं है। तो उस केस पे हमारे बॉडी में ना इंजेक्शन के थ्रू हम किसी वीक पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। अब जब पैथोजन आएगा, दुश्मन आएगा, तो वो फिर हमला करना शुरू कर देगा। तो दैट इज़ द केस, ठीक है। तब बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। पैसिव की बात करें, इसमें भी दो टाइप के आता है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है। देखो नेचुरल पैसिव जो होता है ना, इसमें IgG जो हमने पढ़ा था, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG वाला जो प्लेसेंटा से मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम क्रॉसिंग प्लेसेंटा, और IgA जो कोलोस्ट्रोम से मिल रहा था, रिसीव्ड नेचुरली फ्रॉम मदर फीटस बेबी। ये मैंने बोला था ना, सबसे पहले चीज़ तो जब जैसे ही बच्चा डिलीवर हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू जो है, उसको मम्मी से क्या मिल रहा है? IgG मिल रहा है, एंटीबॉडी। और दूसरा क्या मिलता है? जब फर्स्ट मिल्क मम्मी का वो पीता है, तो सबसे पहले उसको क्या कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, तो वो क्या है? IgA एंटीबॉडी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो उसको मिल रहा है ना। तो ये दो चीज़ें उसको नेचुरली मिल रही है बिना कुछ करे। बट मान लो ऐसा केस होता है कि तुम्हें किसी आर्टिफिशियल में क्या होता है कि रेडीमेड परफॉर्म हमें करना पड़ता है, ठीक है। एंटीबॉडी जैसे सांप ने काट लिया तो एंटीवेनोम ले लिया, रेडीमेड मतलब ये ATS हो गया, एंटी टेटनस सीरम, तो ये सब रेडीमेड। तो आर्टिफिशियल में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वैक्सीनेशन। तो ठीक है, थोड़ा और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है हमें। देखो इन वैक्सीन्स ऑर्गेनिजम्स आइदर वीकेंड और हीट किल्ड, या तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को कमज़ोर कर देते हैं या फिर उसको हीट किल करते हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन ऑफ पैथोजन कैन बी यूज्ड इन सच अ वे डैट इट डज नॉट कॉज डिजीज़, लेकिन एक्टिवेट करता है इम्यून सेल्स को इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट इज रिजल्ट्स इम्यूनाइजेशन। अपना बॉडी जो है काम वाम नहीं कर रहा है, तो हम बॉडी में वीक पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, बॉडी में वीक पैथोजन डालेंगे तो फिर अपना बॉडी अपने आप उसके अगेंस्ट काम करने लगेगा। थोड़ा आलसी समझ लो, ठीक है। तो ये है। अब इसमें अपने पास क्या क्या टाइप्स का आ जाएगा। देखो एक तो अपने पास आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फिर सेकेंड वैक्सीन, थर्ड वैक्सीन। कोविड में भी याद होगा, मैंने पहला डोज ले लिया, दूसरा डोज ले लिया, तीसरा डोज ले लिया था, याद है ना। तो कुछ अलग नहीं है, जो होता है सब डेली लाइफ से ही अपना। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात करें तो पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं हम? किल कर देते हैं, मतलब वो इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म है पूरा, उसको डाल रहे हैं बॉडी में, ठीक है। या फिर जैसे अपने सेकेंड वैक्सीनेशन में क्या होता है कि अपना बॉडी खुद उसके अगेंस्ट काम करे ना, तो वो ऑर्गेनिज्म इज किल्ड, हीट किल्ड, इनएक्टिव, या फिर हम जिंदा रहेगा लेकिन वीक करके, ठीक है। और अपने पास आता है सेकेंड वैक्सीनेशन। अब सेकेंड वैक्सीनेशन में क्या करते हैं? देखो एक टॉक्सोइड रिकॉम्बिनेंट यूज़ करते हैं हम। देखो रिकॉम्बिनेंट के बारे में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले, तब समझ आएगा, लेकिन
तुम्हें ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें पता है रिकॉम्बिनेंस क्या होता है, ठीक है। द प्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ पैथोजन के सरफेस पर जो प्रोटीन्स एक्सप्रेस जो हमें दिख रहा है ना, इज़ मेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। टेक्नोलॉजी इनसाइड यीस्ट और बैक्टीरिया, इसका पता है टॉक्सोइड है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, और ये क्या करता है भाई, सिक्रेटेड बाय पैथोजन यूज्ड एज वैक्सीन, ठीक है। टॉक्सिक होता है ये सेकेंड वैक्सीन की बात करें। अब थर्ड आता है अपने पास, थर्ड वैक्सीनेशन। तो इसमें आ जाता है डीएनए वैक्सीन वाला पार्ट वाला, जैसे ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास क्या होगा, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब डीएनए टेक्नोलॉजी भाई तुमने पढ़ा है, उस चैप्टर में आके पढ़ने वाले हो तुम, बायोटेक वाले चैप्टर में, है ना। इसमें तभी तुम्हें समझ आएगा, लेकिन इसका एग्जांपल याद रख लेना कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है थर्ड वैक्सीनेशन में, ठीक है। यहाँ से इतना क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं बनता है, बट फिर भी दिस इज़ द पार्ट जो समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत कि वैक्सीनेशन क्या है, इसमें हम कैसे हीट किल्ड ऑर्गेनिज्म को या वीक करके उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं सो डैट वो एंटीबॉडी बनाने लगे नेचुरली तरीके से। दीज आर द थिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैक्सीनेशन टाइप में क्या होता है, ठीक है। और अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिम्फोइड ऑर्गेन्स का, ठीक है। तो लिम्फोइड ऑर्गेन्स देखो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फोइड ऑर्गेन्स भी ना, इट इज़ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स आ जाता है और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स, ठीक है। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स की बात करें तो देखो, इसमें लिम्फोइड ऑर्गेन्स ना वेयर प्रोडक्शन एज वेल एज मैचुरेशन लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। प्राइमरी वाले में ना बनता भी है और मैचुरेशन भी यहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स में क्या होता है, दीज आर द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एनकाउंटर द पैथोजन। पहले वाले में क्या होता है, प्राइमरी वाले में, कि यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गेन्स प्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, मैच्योर भी हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क में दे रही हूँ, इसको याद रखना, बोन मैरो। देखो जो बोन मैरो है ना, बोन मैरो में बी सेल्स और टी सेल्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो में दोनों बी सेल टी सेल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मैचुरेशन सिर्फ यहाँ पे बी सेल का मैचुरेशन होता है बोन मैरो में। इसको याद रखना कि प्रोडक्शन दोनों का हो रहा है, बी सेल टी सेल का प्रोडक्शन दोनों का बोन मैरो में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स के अंडर आ रहा है, और बी सेल का मैचुरेशन होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स की बात करें, दीज आर द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एनकाउंटर करते हैं पैथोजन को, जिसमें अपने पास एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी से मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके याद रख लेना सारे के सारे कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। स्प्लीन आता है, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, और अपने पास पियर पैचेस। पियर पैचेस क्या है ना, कि जब लिम्फ नोड्स ऑफ इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल याद रखना कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स में क्या एग्जांपल आते हैं। और प्राइमरी में तुमने ऑलरेडी देख लिया कि बोन मैरो है, बोन मैरो में भी यहाँ पे बी सेल टी सेल प्रोड्यूस होता है, बी सेल मैच्योरेशन होता है। और थाइमस की बात करें तो थाइमस वाले में क्या होता है, यहाँ पे टी सेल का मैच्योरेशन होता है, इसको याद रखना। और थाइमस कुछ ऐसा है ना, मतलब जो अब हमारे एज के साथ साथ ना साइज़ उसका छोटा होते जाता है, रिड्यूसेस इन साइज़, ठीक है। अब अपने पास जो अपना जो लंग्स है, ठीक है, और अपना जो हार्ट है, तो लंग्स हार्ट के बीच में जो मतलब तुम्हें पता है कि इस साइड में रहता है, फिगर में दिखा रही, और छोटा सा वहाँ पे तुम्हें थाइमस दिखेगा अपने हार्ट के अराउंड, ठीक है, हार्ट के पास। तो उसका साइज़ ना धीरे धीरे एज के साथ जितना एज बढ़ते जाता है ना, उतना उसका साइज़ रिड्यूस होते जाता है थाइमस का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले, माल्ट है, ठीक है। माल्ट क्या होता है, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है। इट मेक्स अप 50% ऑफ एंटायर लिम्फोइड ऑर्गेन्स। जो लिम्फोइड ऑर्गेन्स है ना, उसका 50% क्या कौन बना रहा होता है, माल्ट बनाता है। माल्ट जो है, माल्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट अलॉन्ग म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहाँ पे जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे म्यूकस वगैरह प्रेजेंट है, तुम्हें पता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात होगी, वहाँ भी प्रेजेंट है। या फिर अपेंडिक्स की जो बात हो रही है। तो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया माल्ट का, ठीक है। याद रखना म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और अपेंडिक्स इसमें आ रहा है, उसको याद रख लेना बस। प्रेजेंट कहाँ पे, प्रेजेंट अलोंग म्यूकोसा लाइनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है क्या, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है ना, कि जब खुद से कोई चीज़ हो रही है, मतलब अपने जो खुद की हमारी बॉडी की जो ऑटो इम्यूनिटी, जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, देखो अपना बॉडी जो है, ठीक है, वो अपने आप को ही नहीं पहचान रहा है, ऐसा मान लो,
जब कोई ऐसा बॉडी का पार्ट है जो खुद के ही फैमिली मेम्बर्स को नहीं पहचान पा रहा है, ऐसे केसेस में। Our immune system has the ability to discriminate between self and non-self cells, but when this property power is lost due to genetic or other unknown reason, and our immune cells start attacking own body cells. सिंपल सी बात है, अपने बॉडी को पता है ना कि कौन मेरा फैमिली मेम्बर है, कौन पराया है, कौन अननोन है, कौन स्ट्रेंजर है, भाई उसको पता है, राइट। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि अपना बॉडी खुद ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि बुरा कौन है, अच्छा कौन है, दूसरा कौन है, अपना कौन है, इस केस में अपने बॉडी अपने आप को ही अटैक करने लगता है। तो ये कब केसेस, इस केसेस को हम ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये कब केसेस में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ हो गया या किसी टाइप का कोई बीमारी, कोई एबनॉर्मलिटी या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। तो इसकी एग्जांपल्स याद रखना। सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माइस्थेनिया ग्रेविस, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, और हैशिमोटो डिजीज़ पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं पे, मैंने सुन लिया था। डायबिटीज़ मेलाइटस है, वैसे इंपॉर्टेंट वाला तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, ग्रेव्स डिजीज़ याद रखना, ऑटो इम्यूनिटी ग्रेव्स डिजीज़ में आ रहा है, और कौन सा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये याद रखना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज़ और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तीनों एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी के। एमसीक्यू में ऑप्शंस देकर पूछते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, वैसे करके पूछ लेते हैं वो, तो रिमेंबर डैट, ठीक है। जब बॉडी खुद के अपने बॉडी मेंबर को मतलब खुद को ही अफेक्ट करने, किल करने लगता है, अफेक्ट करता है, तो उस केसेस में ऑटो इम्यूनिटी हो जाता है। समझ आ गया ना ये। अब एलर्जी की बात करें ना, तो एलर्जी क्या है, एक्सेलरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एलर्जेंस। हाँ, एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जेंस है एलर्जी कॉजिंग। अब जो एलर्जी कॉजिंग है, एलर्जेंस बोलते हैं, उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है, जब रिस्पॉन्स करता है अपना इम्यून सिस्टम, तो एलर्जी होती है हमें, ठीक है। तो अब देखो, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस क्या होता है, IgE स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन नंबर। ये मैंने पहले ही बताया, जब मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ाया था ना, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तभी मैंने बताया कि IgE क्या होता है, एलर्जी के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, और इस केसेस में बहुत ज़्यादा IgE का अमाउंट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्रीट करने लगता है अपना जो IgE एंटीबॉडी है ना, वो क्या करेगा, जो IgE एंटीबॉडी है जो मास्ट सेल में है, ठीक है, जो मास्ट सेल है, तो अपना मास्ट सेल सिक्रीट करने लगेगा हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, ये सारे रिस्पॉन्सिबल, ये सब चीज़ें एक्शन में आ जाते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड ऑल, तभी तो इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तभी तो पता चलता है कि बॉडी को देख के पता चलता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया। ड्यूरिंग एलर्जिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, रेडनेस हो जाती है अगर आंखों में एलर्जी हो गई तो, फिर पोलन ग्रेन्स की वजह से तो वाटरी आइज, आंखों से पानी आ रहा है, रेड हो गया है आँख, ठीक है, योर आइज़। फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, जैसे काइंड ऑफ आस्थमा भी तो वही है ना। और फिर स्नीजिंग में भी सेम, ठीक है, स्नीजिंग फॉर एग्जांपल किसी को किसी स्मेल से, किसी फ्रेगरेंस से अगर कुछ है, तो उस केस में भी वो स्नीज़ करने लगता है अगर उनको एलर्जी है तो। दीज आर द एग्जांपल्स, ये बेसिक डेली लाइफ की चीज़ें हैं तो, ठीक है। हिस्टामिनेटेज होता है एंजाइम जो कि एंटी हिस्टामिन काम करता है, ठीक है। और टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी अपने पास एंटी हिस्टामिन रहता है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन होता है, और स्टेरॉइड होता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को मतलब जो है रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और अपने पास कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे जिसको तुम याद रख सकते हो, लेकिन हाँ ये सब तो वही है, मैंने एलर्जी को पहले ही बता दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे अपने पास पहला क्या हो जाएगा कि हे फीवर एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स। जब हमें पॉलन ग्रेन्स की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, हे फीवर, दैट इज़ द एलर्जिक रिएक्शन जो होता है हमें, ठीक है, वो मेंशन करी मैं, हे फीवर एलर्जिक रिएक्शन, जो कि हमें कैसे होता है, ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, उनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। दूसरा अपने पास आ जाएगा क्या, एक आस्थमा आ जाएगा। तो आस्थमा भी मैंने पहले ऊपर बताया, आस्थमा क्या होता है कि वो कैसे होता है, स्पार्स जो है ना, मतलब स्पार्स, वाइडर कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, इसीलिए तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम होने लगता है, और फिर ऑक्सीजन पम्प की तुम्हें ज़रूरत पड़ जाती है। तो दीज आर द थिंग, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एलर्जिक रिएक्शन, आस्थमा होना भी एलर्जिक रिएक्शन है वो, ठीक है, क्योंकि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो है ना, स्मूथ मसल्स, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है। और अपने पास एक है एनाफाइलेक्टिक शॉक है, जिसमें एक्सट्रीम क्या होता है कि तुम्हें मतलब एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स सच एज डेड पर्सन में इवन डाई, मतलब एक्सट्रीम तुम्हारे पास मास्ट सेल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं इतने सारे कि बंदा का डेथ भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये इसके बारे में था। और अभी हम फाइनली अपने नेक्स्ट न्यू टॉपिक पर चलेंगे, जो कि है क्या, कैंसर। ठीक है, तो एक्चुअली यार मैं कैंसर वाले का ना मैं वीडियो मैंने ऑन रखा ही नहीं था, मैं भूल गई, मैंने ध्यान नहीं दिया और ऑफ पड़ा हुआ था, तो इसीलिए आई एम सॉरी फॉर डैट। मैंने जब नोट्स बना लिए ना, मतलब वीडियो बनाते बनाते, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने जब वीडियो चेक करा तो पता चला कि ये तो 2 मिनट की वीडियो शूट की है बस मैंने, तो दिस वाज द रीज़न। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्लोली, इसको मैंने लिख चुका है बट यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, जो कैंसर होता है डेडलीस्ट डिजीज़ है, तुम्हें पता है, और पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोगों की डेथ कैंसर की वजह से हो जाती है। प्रॉपर्टी है, ऐसा है ना कि अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल नहीं कर सकते, अनरेगुलेटेड है, सेल डिवीजन होते जाता है, शोज़ नॉट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, डजंट स्टॉप डिवाइडिंग विद कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स। ठीक है, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना, तो जो कोई सेल है तो उसके आसपास सराउंडिंग जो भी है तो इट विल स्टॉप डिवाइडिंग। लेकिन कैंसर सेल ऐसा है कि आसपास उसको दिख रहा है फिर भी वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, इमॉर्टल होता है, पहली बात इसकी डेथ जो नेचुरल सेल डेथ होती है, जो नॉर्मल अपना सेल है वो हमेशा शेड करता है, तुम्हें पता है, और न्यू सेल्स बनते जाते हैं। कैंसर सेल्स इमॉर्टल है भाई, अमर है, वो जिंदा है। ठीक है, नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में डिफरेंस क्या है, देखो नॉर्मली तुम्हें टीलोमियर वगैरह पता ही है। ठीक है, तो जो टीलोमियर जो है ना, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम होता है। नॉर्मल सेल में क्या होता है ना कि विद एवरी सेल डिवीजन टीलोमियर शॉर्टनिंग ऑकर्स एंड इवेंचुअली सेल डाई। तुमने ये सब पढ़ा हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना, वही वाला। तो नॉर्मली जो है वो टीलोमियर आते आते तुम्हें पता है कि कैसे शॉर्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, इवेंचुअली डाई एंड न्यू सेल बनता है। बट कैंसर वाले में ऐसा नहीं होता, कैंसर वाले में एपोप्टोसिस नहीं होता, मतलब उसका नेचुरल डेथ नहीं होता। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर की बात करें, बिनाइन ट्यूमर ऐसा है ना जो कि मास ऑफ सेल जो एक ही जगह पर लोकलाइज्ड है, कहीं पे हिलते डुलते नहीं है, एक ही जगह में बस पड़े रहते हैं, और ये नॉन कैंसरस होता है बिनाइन ट्यूमर की बात करें। लेकिन नियोप्लाज्म या मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो कि कैंसरस होता है, और ये एक जगह पे नहीं फिक्स रहता है, इनके पास प्रॉपर्टी है ना कि अलग अलग जहाँ इनको जगह मिलती है वहाँ घुसते चलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मास ऑफ सेल है और ये अपना ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा और दूसरे पार्ट में चला जाएगा, फिर दूसरे वाले पार्ट में चला जाएगा। तो इनका ऐसा है कि फैलते जाते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया एज मेटास्टैसिस। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे मेटास्टैसिस और दूसरे भी वर्ड्स अलग अलग चैप्टर से के हैं, तो उनके बीच डिफ्रेंशिएशन के लिए भी बोल देता है कि इसका मतलब क्या है। तो तुम इसलिए याद रखना कि मेटास्टैसिस द प्रॉपर्टी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है, जैसे ट्यूमर सेल्स की बात हो रही है, तो नियोप्लाज्म क्या है कि अपने पास नियोप्लाज्म जो है कैंसरस सेल्स होता है। ठीक है, और सेल्स विद इन आर कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल्स, और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। देखो एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे नोट में मैंने मेंशन कर दिया है डैट जो कैंसरस सेल्स होता है ना, ये अट्रैक्ट करते हैं न्यू ब्लड वेसल को। प्रीवियस पेज में दिखाया ना कैसे मास ऑफ सेल था, एक ब्लड वेसल में गया, फिर अट्रैक्ट करा दूसरे ब्लड वेसल को, उसमें चला गया, फिर उसके राइट में कुछ और था, उधर चला गया, तो अट्रैक्ट करते हैं। तो कैंसरस सेल्स ऐसे होते हैं ना जो कि दूसरे ब्लड वेसल्स को अट्रैक्ट करते और नई नई लोकेशन पर पहुँचते जाते। और ये जो नॉर्मल सेल्स जो अच्छे वाले अपने पास सेल्स, नॉर्मल सेल्स जो कैंसरस नहीं है, नॉन कैंसरस सेल्स जो है, तो नॉर्मल सेल्स के साथ ना लड़ाई करते हैं फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि उनको भाई रहना है उनको, तो नॉर्मल सेल्स के साथ कॉम्पीट करते हैं फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, और कैंसर जो होता है ये क्या है, कैंसर या फिर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये जो है होता कैसे होता है, कैसे हो जाता है ये, तो हम वो अपना नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे होते हैं तो अब हम देखते हैं। देखो जीन्स में अपने पास सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर सी ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, ये अपने सब नॉर्मल वाले हैं, नॉन कैंसरस वाले। सेलुलर ऑन्कोजीन्स होते हैं, सी ऑन्कोजीन्स होते हैं, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अपने पास आता है ट्यूमर या फिर सप्रेसर जीन्स। तो सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्कोजीन्स में क्या होता है, दीज आर द नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल दैट कंट्रोल्स नॉर्मल सेल ग्रोथ। ये नॉर्मल सेल्स है जो कि नॉर्मल सेल ग्रोथ कराते हैं, सेल का डिवीजन कराते हैं, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन कराते हैं। ये सी ऑन्कोजीन्स नॉर्मल्स है। ठीक है, अब जब इस सी ऑन्कोजीन्स क्या होता है ना, जब इस सी ऑन्कोजीन्स, तो सी ऑन्कोजीन्स जो है ना, जब इस पर कार्सिनोजन एक्ट करता है, तो कार्सिनोजन एक्ट करता है ना, तब ये ऑन्कोजीन्स हो जाता है, मतलब कैंसरस हो जाता है अपने पर।
तो जो ऑन्कोजीन्स होता है ना, वो क्या होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। तो सी ऑन्कोजीन्स नॉर्मल वाले अपने पास सेल्स है, लेकिन जब इस पर कार्सिनोजन एक्ट करता है तो ऑन्कोजीन्स बन जाता है, यानी कैंसरस हो जाता है। इसकी वजह से कैंसर होता है, तो कैंसर कॉजिंग है ये। दूसरा अपने पास ट्यूमर या फिर सप्रेसर जीन्स होता है, एक्ट एज चेक पॉइंट। पता है सप्रेसर या ट्यूमर ये वाले क्या होते हैं ना, कि चेक पॉइंट्स की तरह होते हैं। जैसे बाइक चला रही, स्कूटी चला रहे, हम गए, एक ट्रैफिक पॉइंट आया, वहाँ पे हमने पुलिस अंकल ने पकड़ लिया, दूसरा वाला चेक पॉइंट आता है। मतलब तुम्हें पता है कि एक एक ट्रैफिक पॉइंट्स आते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, राइट। तो एक जगह से बच भी लिए तो दूसरी जगह तो पकड़े जाने का चांस है। अब इसमें क्या है ना, कि ट्यूमर वाले में क्या होता है कि तुमने G1 फेज़ पे गए थे, यहाँ पे मान लो कि पता चल गया कि कैंसरस सेल्स है, तो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं जाने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन एस में पहुँच भी गए तो फिर G में 2 में चला जाएंगे, ठीक है। Act as checkpoint G1 as G2. If the cells are abnormal, they do not further undergo division, but one of these genes are mutated, तो कैंसर डेवलप हो जाता है। इन तीनों में से किसी एक पॉइंट्स पर भी अगर ऐसा कुछ भी म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल जीन में चेंज होना, म्यूटेशन तुम्हें पता है, पढ़ा है तुमने, ठीक है, तो उस केस में कैंसर डेवलप हो जाता है। अब कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है, तो अपने पास देखो, कार्सिनोजन में बताया था कैंसर कॉजिंग है, प्रीवियस पेज में मैंने लिखा अभी तक। कार्सिनोजन क्या होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। सबसे पहले कॉसेस क्या है, नॉर्मल फिजिकल अपने पास एजेंट्स होते हैं। अब जैसे एक्सरे का रेडिएशन, भाई बोला जाता है कि किसी भी बंदे को पूरे लाइफ टाइम में अपने ऐसा जो है 10 बार से ज़्यादा एक्सरे नहीं करानी चाहिए। 10 बार भी अगर तुमने एक्सरे उससे ज़्यादा करा लिया तो तुम्हें कैंसर हो सकता है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जब मन किया मुंह उठा के हॉस्पिटल चले गए और एक्सरे करा लिया। किसी भी छोटी छोटी बात पे लोग करवाते रहते हैं यार, छोटी छोटी बातों पे लोग एक्सरे करवाते हैं। इसलिए गामा रेस, आयनाइजिंग रेस होता है, एक्सपोजर, इन सब के एक्सपोजर से होता है। अपने पास एक केमिकल एजेंट में आ जाएगा तो टोबैको हो गया, टोबैको च्यू कर रहे हैं, सालों पुराना, 140 पता नहीं कितने साल पुराना से लोग टोबैको खा रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि जिससे कैंसर हो सकता है। बायोलॉजिकल रीज़न में हो सकता है, वायरसेस लाइक HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पता है तुम्हें HPV, तो ये सब जो है ना वायरल ऑन्कोजीन्स होता है, तो इसके थ्रू भी हो सकता है कैंसर। डायग्नोसिस की बात करें अब, तो डायग्नोसिस में कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी को कैंसर है कि नहीं। तुम्हें किसी पर सस्पेक्ट है कि इसको हो सकता है, या मुझे खुद को लग रहा है मुझे है, तो मैं क्या करूँगी, डायग्नोसिस, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या करेगी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड बायोप्सी कराना होता है। टिश्यू सेक्शन, मुझे मान लो ना कि मुझे फील हो रहा है कि मेरे बॉडी में इस पार्ट में यहाँ पर मुझे कैंसर है, फील हो जाएगा यार, क्योंकि वहाँ पे ना जब कैंसर, जहाँ पे कैंसर वगैरह किसी एक स्पेसिफिक एरिया में होता है ना, तो वहाँ पे बोलते हैं गांठ बन जाता है। ऐसे गांठ इन द सेंस, मतलब मान लो कुछ च्युइंगम टाइप है कुछ, और कहीं एक जगह पे स्टिक हो गया बॉडी के अंदर, यू कैन फील इट। तो सिम्टम्स वगैरह तो सब होते हैं ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हमें किसी एक बॉडी पार्ट पे, किसी टिश्यू पे सस्पेक्ट होता है, हम उसको जाते हैं तो उसका माइक्रोस्कोप वगैरह से स्टेनिंग करके और उससे पता चल जाता है एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। रेडियोग्राफी कराते हैं तो एक्सरे, तो उसमें 2D इमेज निकल जाता है। CT स्कैन क्या होता है, इसमें कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो 3D इमेज से हमें पता चल जाता है, ठीक है। और अपने पास नेक्स्ट बात करें तो MRI है। बोला जाता है कि MRI इज़ द सेफेस्ट टेक्निक। मैग्नेटिक कंप्यूटिंग इमेज है, यहाँ पे क्या करते हैं कि यूज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन 3D इमेज, इसमें भी बनता है ऑर्गेन्स के, और बोला जाता है कि सेफेस्ट टेक्निक है। MRI कराना इज़ द सेफेस्ट वन। एक्सरे वाले में भी भाई मैंने बोला था ना कि इतना भी नहीं कराना है। और क्या क्या चीज़ें जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि सस्पेक्टेड पर्सन पे कैंसर है या नहीं। एक तो ब्लड या बोन मैरो टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट से भी पता चल जाता है। और एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स हो गया। मान लो कि कोई ऐसी फैमिली है जिस फैमिली में हिस्ट्री से चलते आ रहा है कि किसी न किसी को कैंसर होता है हिस्ट्री से, तो हम क्या कर सकते हैं ना, प्री डायग्नोसिस करा सकते हैं। हमें किसी पर सस्पेक्ट हो रहा है कि इस बंदे को हो सकता है शायद, क्योंकि फैमिली टाइम से चलते आ रहा है, जीन्स में चलते आ रहा है, तो उसको स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि पर्सन जो है कैंसर हुआ है कि नहीं उसको, ठीक है। तो इसलिए इस केस में प्री डायग्नोसिस करा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा क्या, ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या क्या मेथड्स है। पहला मेथड तो सर्जिकल मेथड है। भाई तुम्हें जहाँ पे सस्पेक्ट हो रहा है कि इस पार्ट में टिश्यू जो है लंप बन गया, लंप मतलब गांठ बन गया, लंप हो गया, यानी वहाँ पे कैंसर है, अगर सस्पेक्ट हो गया तो उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। दूसरा रेडियोग्राफी करा सकते हैं। गामा रेस आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल्स। रेडियोग्राफी, अगर तुम्हें नहीं कराना सर्जरी तो तुम रेडियोग्राफी के थ्रू, गामा रेस के थ्रू तुम्हारे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ
टेक्निक, ठीक है। अपने पास कीमोथेरेपी करा सकते हैं। जब कीमोथेरेपी कराते हैं तो तुम्हें पता है जो कोई कैंसर पेशेंट है उसका कीमोथेरेपी होता है, तो क्या होता है ना कि हैवी हेयर लॉस होता है, उसका एनीमिया हो जाती है, फिर वीकनेस होती है। तो हैवी केमिकल और ड्रग्स इस टाइम पे कीमोथेरेपी के टाइम यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं कि हेयर लॉस हो गया, सारे के सारे एनीमिया हो गई, खून की कमी, वीकनेस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो इसमें ओन इम्यून सिस्टम जो है डज़ नॉट रिस्पॉन्स द ट्यूमर और द कैंसर। इम्यूनोथेरेपी मतलब हमारा खुद की इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो खुद ही कैंसर को जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अल्फ़ा इंटरफेरोन्स जो कि एक बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स है उसको यूज़ किया जाता है, उसको दिया जाता है बंदे को सो डैट एक्टिवेट हो उसका इम्यून सिस्टम। और जो एनके सेल जिस फॉर एग्जांपल एनके सेल्स हो गए, है ना, नेचुरल किलर सेल्स। तो इसलिए अल्फ़ा इंटरफेरोन्स बॉडी को दिया जाता है सो डैट नेचुरल किलर सेल्स बॉडी रिस्पॉन्स कर पाए और नेचुरली किल कर पाए उसको, ठीक है, समझ आ गया, टू वर्क अगेंस्ट कैंसर। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी ज़्यादा टाइम हो गया तो इससे ज़्यादा और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई वोंट बी एबल टू फिनिश एड्स एंड ड्रग्स टॉपिक। तो इसीलिए यहीं पे एंड करते हैं। अब अगला वीडियो में मैं एड्स और ड्रग्स वाला पार्ट ले आऊँगी। सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।